अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर। पार्ट 1 की ये बुक है जिसके ऑलरेडी हम 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। सो एनीवे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या इंटरप्रेन्योर दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, नेम जस्ट डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी तो हमने कहा था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। An organizer is an individual or a body of individual who brings the other three factors together and make production possible। कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल होता है या फिर एक मतलब अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो पहले 3 फैक्टर हैं उनको कंबाइन इकट्ठा करते हैं फिर उससे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसको सिंपल हम कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजर कहलाता है। The organizer is also called an entrepreneur. It is the entrepreneur who hires other factors, combines them in suitable proportion, supervises the work, purchases new raw material, sells finished goods. He is the owner of productive unit firm। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बाकी फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, ठीक है, उनसे सर्विसेज लेता है, उसके अलावा न्यू रॉ मटेरियल को परचेज करने या फिर सेल करने में मतलब जो अपना रोल प्ले करता है वो इंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ही इज़ द ओनर ऑफ प्रोडक्टिव यूनिट। ये बेसिकली जितने भी मतलब यूनिट्स होते हैं उनका मालिक होता है, इस तरह हम कह सकते हैं। प्रोफेसर नाइट डिफाइंड एज इंटरप्रेन्योर एज, अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज शायद आपको लग रही होगी तो उसको इग्नोर मारना है, ठीक है, गला डिस्टर्ब है इसलिए। एन इंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म्स द ड्यूल फंक्शंस ऑफ रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल। इंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है बेसिकली जो रिस्क ले भी लेता है, ठीक है, और उसको किस तरह कंट्रोल करना है ये भी उसकी मतलब उसके रोल्स में ही आता है। द ऑर्गेनाइजर इनिशियली प्लान्स द बिजनेस एंड स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सपेक्टेशन फॉर प्रॉफिट, but it is not necessary that he always gets profit. He may bear loss. Thus we can say that the organizer is risk taker. He introduce new products or new ways of making old products। कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो एक प्लान के तहत चलता है, ठीक है, और एक्सपेक्ट क्या करता है कि मैं अगर कोई बिजनेस रन करूँगा तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे हर दफ़ा प्रॉफिट ही हो, उसको समटाइम लॉस भी बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र है वो रिस्क टेकर होता है, वो रिस्क लेकर ही काम स्टार्ट करता है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर, ठीक है। द इंटरप्रेन्योर ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोडक्शन। द स्पेसिफिक फंक्शंस, इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, कि वो कौन कौन से काम सर अंजाम देता है। टू प्रिपेयर बिजनेस प्लान, सबसे पहले जो इंटरप्रेन्योर है वो एक मतलब बिजनेस प्लान रेडी करता है कि उसने काम करना कौन सा है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, उसने क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड एट व्हाट स्केल, और कितने लेवल पे उसकी प्रोडक्शन उसने करनी है, इंडस्ट्री लेवल पे करनी है, फर्म लेवल पे करनी है, या एक शॉप के हिसाब से उसने करनी है। सिलेक्शन ऑफ साइट, द इंटरप्रेन्योर सेलेक्ट द साइट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ही ट्राइज टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल साइट टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो एंड इस्टेब्लिश द बिजनेस नियर अ रोड, मार्केट और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। साइट ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि उसने बिजनेस किस जगह पर और कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। वो कोशिश करेगा कि वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करे जहाँ पर रोड्स उसके घर के नज़दीक हो, मार्केट्स हो, ठीक है, घर के नज़दीक, या फिर इन सिंपल वर्ड जहाँ पर उसके लिए आना जाना आसान हो, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना भी। प्रोविजन ऑफ कैपिटल, लैंड एंड लेबर। Capital is required to establish the business and purchase raw material. It receives the organizer invest his own capital. The role of entrepreneur capitalist combine. If own capital is not enough, the organizer can borrow land may be purchased or hired. Similarly, he hires suitable person, various kind of work. He tries to imply most efficient type of worker। इन सिंपल वर्ड वो कहना चाह रहा है कि सबसे पहले उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैपिटल या तो वो उसके पास अपना है तो वो अपना लगा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर है, ठीक है, अगर उसके पास अपना ट्रैक्टर है तो वो अपना ट्रैक्टर लगा लेगा, सही हो गया, जिससे फिर वो कहता है कि इंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट कंबाइन हो जाएंगे, सही हो गया। मतलब इन सिंपल वर्ड के जो ऑर्गेनाइजर है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, ठीक है, वो अपना ही कैपिटल अगर लगाता है तो डेफिनेटली इंटरप्रेन्योरशिप और जो कैपिटल है वो कंबाइन हो जाएंगे, उसके अपने ही होंगे। लेकिन अगर वो कैपिटल अपना नहीं लगाता तो इसके लिए वो बोरो करेगा, दूसरे लोगों से ले लेगा, ठीक है, और लैंड जो सी है वो परचेज करेगा या फिर हायर कर लेगा, ठीक है, कि इतने टाइम के लिए मुझे चाहिए, और उसके अलावा उस लैंड पर बेसिकली उसे लेबर लगानी है तो लेबर भी वो लेबर लेगा जो एफिशिएंट हो काम करने में।
ओके जी, परचेज ऑफ रॉ मटीरियल और इनपुट्स, फिर वो क्या करेगा कि रॉ मटीरियल वगैरह परचेज उसे करना पड़ेगा मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है, कम से कम वो देखेगा कहाँ से उसे सस्ता रॉ मटीरियल मिल रहा है वो लेगा। कम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्री, फिर उसको क्या करना है कि एक फैक्ट्री जो सी है विच मैक्सिमाइज कॉस्ट ही में यूज़ मोर कैपिटल लेस लेबर और वाइस वर्सा, ठीक है। अब उसने बेसिकली एक ऐसे फैक्टर्स की द एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर विच मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है, सॉरी पहले मैंने मैक्सिमाइज बोल दिया है। तो इन सिंपल वर्ड वो कह रहा है कि अब वो फैक्टर्स, सॉरी ये सारा पॉइंट ही डिस्टर्ब हो गया। कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, पहले मैंने फैक्ट्री बोल दिया था लेकिन ये फैक्टर्स है, सही है। कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से मुराद क्या है कि बेसिकली अब वो वाले फैक्टर यूज़ करेगा जो उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करे, ठीक है। वो कोशिश करेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो लेकिन कम से कम उसकी कॉस्ट यूटिलाइज हो रही हो, ठीक है। तो इसके लिए वो अब उस पर डिपेंड है कि वो कैपिटल ज़्यादा यूज़ करता है या लेबर ज़्यादा यूज़ करता है, ये उसकी अपनी नेचर है कि वो बिजनेस में क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ करेगा। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, फिर उसने अब सुपरविजन और मैनेजमेंट का रोल भी प्ले करना है, ठीक है। मे हिमसेल्फ डिवोट टाइम और हायर अ सुटेबल मैनेजर, ये उस पर डिपेंड है कि वो खुद ही एक मैनेजर की सर्विसेज देता है या फिर उसके लिए एक पर्सन हायर कर लेता है, ठीक है। अब सुपरवाइजर जो है वो सारी चीज़ें देखेगा कि एफिशिएंटली हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, वो सारा चेक एंड बैलेंस रखेगा। सेल्स ऑफ गुड्स एंड पब्लिसिटी, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोड्यूस गुड्स बट आल्सो ट्राइज टू सेल एट रीजनेबल प्राइस टू इंक्रीज सेल्स। ही में पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर रेडियो एंड टीवी इंटरनेट, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उस पर आपने ये सारे रूल जो हैं वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अब पब्लिसिटी के लिए वो कह रहा है कि वो न्यूज़पेपर में देगा, इश्तहार रेडियो में देगा, टीवी या इंटरनेट किसी तरीके भी दे सकते। रिस्क टेकिंग, द एंटरप्रेन्योर इज wholly रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और failure of the business is undertake risk of loss in the expectation of profit. The basic difference between labor entrepreneur is the responsibility of risk taking, कि जो इंटरप्रेन्योर है वो बेसिकली रिस्क लेने का जिम्मेदार होता है, ठीक है। सक्सेस होती है उसका भी रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रेन्योर है, फेलियर होता है उसका भी रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रेन्योर है। तो इन सिंपल वर्ड लेबर और इंटरप्रेन्योर में यही फ़र्क है कि लेबर जो है वो रिस्क नहीं लेता, ठीक है, लेकिन जो इंटरप्रेन्योर है वो रिस्क ले लेता है। पेमेंट टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरप्रेन्योरशिप पर कि उसने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया है, परचेज किया है, या जैसे भी उनकी बेसिकली जो पेमेंट है वो उसने एट टाइम पर करनी है। इनोवेशंस एंड सर्च फॉर मार्केट्स, innovation means introducing of new product, improvement in the quality of existing one, search for the more different method for marketing, ठीक है। इन सिंपल वर्ड वो कहना चाह रहा है कि एट द एंड उसे इनोवेशंस पर भी, सर्च पर भी गौर करना चाहिए, मार्केट के साथ साथ चलना चाहिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। टाइम के साथ साथ मतलब कोई ऑफ़र भी आप दे सकते हैं, ऑफ़र के साथ साथ आप उसकी क्वालिटी या फिर ये है कि उसमें इंप्रूवमेंट चीज़ में ला सकते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज मेक एफर्ट टू इंट्रोड्यूस समथिंग बेटर देन हिज राइवल्स इन द मार्केट, ठीक है। वो अपने जो राइवल्स इन सिंपल वर्ड जो भी कंपेटिटर हैं उसके, ठीक है। मार्केट में दो शॉप्स हैं तो वो जो एक शॉप तो एंटरप्रेन्योर की है, जो दूसरे पर्सन की शॉप है उसके मुकाबले में उसने काम करना है ताकि वो कंपटीशन को डील कर सके। इनोवेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सक्सेस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। ओके जी, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन अबाउट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। एक होता है सोल और इंडिविजुअल ओनर, ठीक है, इसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ है कंपनी और फिर फिफ्थ है स्टेट इंटरप्राइज। ये बेसिकली सारी टाइप्स है, ठीक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म, सोल, पार्टनरशिप एंड कंपनी। बेसिक उन्होंने जो यहाँ पर देखिए साइड पे लिखा होगा, बेसिक जो उन्होंने टाइप्स दी है वो ये 3 है, लेकिन वैसे जनरली अगर बात करें तो 5 है। इंडिविजुअल ओनर, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर की बात कर लेते हैं। सोल और इंडिविजुअल ओनरशिप और प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट, ये बहुत पुराना सेटअप है, ठीक है। सिंपलिस्ट भी है, बहुत सादा भी है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन हिज फॉर्म अ सिंगल पर्सन इज ऑर्गेनाइजर ऑफ द बिजनेस, इसमें एक सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस रन करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। ही प्रोवाइड्स लैंड, लेबर, कैपिटल। इफ हिज कैपिटल इनसफिशिएंट ही बोरो फंड। सिमिलरली लैंड में भी टेकन ऑन रेंट। ही में पता नहीं ये क्या वर्ड है आगे, अच्छा, परफॉर्म, ही मे परफॉर्म लेबर हिमसेल्फ और गेट हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स और मे हायर अदर वर्कर्स। He is alone responsible for everything, right from planning of production to the final sales of goods. Any profit or loss will be borne by the individual proprietor. इसमें वो कह रहा है कि एक सिंगल बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो लैंड प्रोवाइड कर सकता है, लेबर प्रोवाइड कर सकता है और कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर तो उसके पास कैपिटल इनसफिशेंट है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो उसको बोरो कर लेता है फंड्स पर, ठीक हो गया। और लैंड भी उसके पास अगर नहीं है तो लैंड वो मतलब
उसका रेंट पे करता रहता है हर मंथ और वो भी बोरो कर लेता है, ठीक है। और जो लेबर की सर्विसेज है वो सम टाइम मतलब अपनी फैमिली में से कुछ मेंबर लगा सकता है, अगर फैमिली में से नहीं तो फिर अदर वर्कर्स वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का, प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन का, फाइनल स्केल ऑफ गुड्स, ईच एंड एवरीथिंग का, ठीक हो गया। और एंड में जो लॉस प्रॉफिट होगा वो भी खुद ही वो जिम्मेदार होगा उसका। 1% बिजनेस आर कॉमन इन रिटेलिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इन पर्सनल सर्विसेज सच एज हेयर ड्रेसिंग, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें 1% बिजनेस ही रन होता है। इसके कुछ मेरिट्स हैं, मतलब बेनिफिट्स हैं। इजी टू स्टार्ट और क्लोज, जाहिर बात है एक सिंगल बंदे ने अगर मतलब अगर स्टार्ट करना है बिजनेस तो वो उसके लिए इजी होगा, ठीक है। किसी दूसरे बंदे का अमल दखल अंदर नहीं होगा। उसको क्लोज करना है तब भी वो अपनी मर्जी से कर सकता है। इंडिपेंडेंट सोल प्रोप्राइटर इज़ फुली इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन, वो आज़ाद होता है कोई भी डिसीजन लेने में, उसे ये देखना नहीं पड़ता कि उसने किसी से पूछ के लेना है या नहीं लेना, ठीक होगा। उसके बाद वो कहता है डीलिंग में, ट्रांजैक्शन में, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सोल ओनर इज हिज ओन बॉस, ठीक है, वो अपना खुद ही बॉस होता है। पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल ओनर टेक्स मैक्सिमम इंटरेस्ट इन हिज बिजनेस बिकॉज ही अलोन हैज़ टू बियर द लॉस और reap द प्रॉफिट। ही अप्लाइज ऑल हिज एबिलिटीज एंड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस मोस्ट एफिशिएंटली। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो बेसिकली उसे पता है उसने अपना बिजनेस रन करना है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब उसमें एबिलिटीज शो करता है, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एंड पे लॉस और प्रॉफिट दोनों उसके खाते में ही आने हैं। Easy supervision, such business is easy to supervise. Mostly the type of business is small. The individual can keep an eye all the stages of production. He is aware of detail of business. कि basically easy supervision का मतलब क्या है कि वो easily हर चीज़ को देख सकता है, ठीक है। ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर उसकी आंख होती है, सही हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन दरमियान से उसे चकमा दे के और अपना बेनिफिट निकाल जाए। क्यों? क्योंकि वो अकेला रन करने वाला होता है बिजनेस और अकेले ही उसने चलाना होता है, सो उसकी हर चीज़ पर नज़र होती है। डायरेक्ट रिलेशन विद कंज्यूमर, इसमें जो कंज्यूमर उससे कोई भी चीज़ परचेज करता है डेफिनेटली उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कस्टमर से वो ईच एंड एवरीथिंग पूछ सकता है, उसको पसंद आया नहीं आया, क्वालिटी ये वो सारा कुछ डिस्कस कर सकता है। नो डेंजर ऑफ लेबर डिस्प्यूट, द बिजनेस बीइंग स्मॉल एंड द सीयर बीइंग क्विक, लेबर डिस्प्यूट seldom take place because of direct contact between the owner and the worker. There is less chance of misunderstanding, so productivity of labor remains high. कि बेसिकली इसमें अब सिंगल पर्सन ही मतलब बिजनेस रन कर रहा है तो डेफिनेटली जो उसने लेबर हायर किया होगा उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। इस तरह कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, वो उसको देख सकता है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। जाहिर बात है जब ओनर उससे अच्छा रिलेशन रखेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। इकॉनमी इन कॉस्ट, द ओनर बिसाइड्स मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ हिज ओन लेबर गेट द हेल्प फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, सो हिज पर यूनिट कॉस्ट इज लोअर। अब वो कहता है कि अब ओनर जाहिर बात है एक है तो वो क्या करता है मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए सम टाइम अपनी फैमिली में से भी लेबर रख सकता है, ठीक है, जिससे उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो सकती है। उसके अलावा इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर, ही कैन नॉट स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। कि बेसिकली अब एक पर्सन जो है वो बिजनेस रन तो कर रहा है लेकिन वो हर चीज़ में तो गुड नहीं ना हो सकता, ठीक है। वो तमाम मतलब चीज़ें जो उसने जो भी फंक्शन उसने प्ले करने हैं वो हर एक में 100% अपना नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहा है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेडर की टर्म उसने यूज़ की है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ सकता है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इंडिविजुअल proprietor has less capital so he cannot make use of modern expensive machinery, his per unit cost may be high। अब जाहिर बात है एक बंदा मतलब बिजनेस रन करने वाला है तो उसके पास कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होता, ये मॉडर्न मशीनरी वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी पर यूनिट कास्ट वरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एक पर्सन ने अब बिजनेस रन करना है डेफिनेटली वो स्मॉल स्केल का होगा और स्मॉल स्केल में डेफिनेटली फिर प्रॉफिट बड़े लेवल का नहीं हो सकता। अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जाहिर बात है एक पर्सन ने बिजनेस करना है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, उस पर इवन कि अगर लॉस हो जाता है तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर रिस्की डिसीजन वो ले सकता है। या फिर मतलब अगर उसको प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन देखी जाए तो वहाँ पर रिस्की डिसीजन लेते हुए वो थोड़ा सा हेजिटेट भी फील कर सकता है। लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्किल्स, बिकॉज स्मॉल बिजनेस देयर इज लेस स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, ही कैन नॉट स्पेंड और रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एम्प्लॉय मोस्ट एक्सपीरियंस वर्कर एंड स्पेशलिस्ट। अब जाहिर बात है एक बंदे ने बिजनेस रन करना है, ठीक है, तो उसके पास जो डिवीजन ऑफ लेबर है इन सिंपल वर्ड के वो रिसर्च नहीं कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा कि उसको मतलब किस लेवल पे जाके कौन सा इंडिविजुअल अपने काम के लिए हायर करना है, ठीक है। आप बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाएँ तो वहाँ पर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि दो दो तीन तीन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन स्मॉल लेवल पे आप ये चीज़ें नहीं कर सकते।
ओके जी। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन क्रेडिट है, बैंक वगैरह से लोन लेना और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना अपने बिजनेस के लिए, ये भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बंदे ने वापस सारा मतलब जो भी वो लोन ले रहा है उसने करना है, तो वो फिर ज़रा इस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टू इंडिविजुअल और डिमांड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो चेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रिवेज लिमिटेड। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल बैंक से लोन होता है तो फिर डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। डिफ़िकल्टी ऑन फेस क्राइसिस, इंडिविजुअल ओनर हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू फेस बैड इकोनॉमिक कंडीशन इन द मार्केट, ही कैन नॉट बियर हैवी लॉस। अब एक बहुत बड़ा लॉस अगर उसने फेस कर लिया है, एक पर्सन जो मतलब बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर लेता है तो डेफिनेटली वहाँ पर उसका मेंटली लेवल जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद उसमें इतनी शकल नहीं होगी कि वो बिज़नेस दोबारा रन करे। जबकि अगर आप पार्टनरशिप में या फिर वैसे बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ें खैर होती है आपके लिए। Wrong business decision, an individual owner depend too much of his wisdom, but a single person cannot fully know every aspect of business. He may take wrong decision. ठीक है, अब एक अगर सिंगल इंडिविजुअल है वो बिजनेस रन कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि वो सम टाइम बिजनेस डिसीजन भी अच्छे नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे और उससे पहले ऊपर हमने मेरिट्स को डिस्कस किया है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास है पार्टनरशिप। व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन ज्वाइन टू रन अ बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन आपस में कोई बिजनेस रन करते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ कॉमन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट पॉइंट ऑफ लॉस, सॉरी प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कि इसमें बेसिकली कॉमन एक मतलब क्राइटेरिया वो रख लेते हैं कि उन्होंने इक्वल प्रॉफिट मतलब शेयर करना है और लॉस शेयर करना है। पार्टनरशिप जनरली टेक प्लेस अमंग दोज पर्सन हु आर आइदर रिलेटिव्स फ्रेंड्स अननोन टू ईच अदर। सम टाइम रिलेटिव्स भी आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, फ्रेंड्स भी कर लेते हैं और अननोन पर्सन भी कर लेते हैं। अननाउन तो वैसे कम ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाउन टू ईच अदर। ठीक है, अननाउन से मुराद ये है कि अगर आपकी उनके साथ बहुत थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और या तो अगर आप उनसे बहुत अच्छे से जानते हैं तो फिर तो आप फ़ौरन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अननाउन के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तभी तो लोग फिर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में फिर अगला पैसे लेके फरार हो जाता है। पार्टनरशिप आर कॉमन इन professions such as doctor, architects. It is also available in transport business. Partnership are created through agreement in which the ownership shares duties of each partner are specified. ठीक है, डॉक्टर्स भी आजकल बिजनेस करते हैं, प्रोफेसर्स भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके पास पैसा होता है और ये फिर उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यह है कि पार्टनरशिप में बेसिकली जो ओनर होते हैं वो अपना शेयर्स और ड्यूटीज़ जो है वो आपस में डिवाइड कर देते हैं। Partnership may take various forms. Working partners, the shareholders or partner fully participate in daily functioning of business। वो जो मतलब डेली तौर पर अपना जो भी उनको फंक्शन दिया गया है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ दी गई है उस पर वो अमल दरामद हो गए। स्लीपिंग पार्टनर्स, ये पहले थे वर्किंग पार्टनर्स। ठीक है, स्लीपिंग, ये स्लीपिंग ही है वर्ड शायद। A person may invest his capital in some business without directly participate in the working of the business called sleeping partner। sleeping partner वो होता है बेसिकली कि जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन आगे से बिजनेस दूसरा पर्सन रन करता है। ठीक है, मेरे ख्याल में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इसको हम मुदारबा कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लीपिंग पार्टनरशिप की है डेफिनेशन। पार्टनरशिप विदाउट पार्टनर्स विदाउट कैपिटल, अ पार्टनर में भी इंक्लूड इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ इस स्पेशल स्किल्स अबाउट द बिजनेस। इट डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल बट प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस ओनली। अब इसमें एक पार्टनर ऐसा होता है जो मतलब कैपिटल प्रोवाइड नहीं करता बल्कि उसको रन करने के लिए अपनी जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कर देता है, टेक्निकल एडवाइस दे देता है। ठीक है, तो इसका हम कहते हैं पार्टनर्स विदाउट कैपिटल। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इट इज़ ईजी टू सेटअप एज पार्टनरशिप, ओनली म्यूचुअल एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें बस आप दोनों की रजामंदी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है केयरफुल डिसीजन। ठीक है, इसमें आपको डिसीजन जो है वो बहुत केयरफुली लेने पड़ते हैं। ठीक है, स्किल्स ऑफ डिफरेंट पीपल कंबाइंड, क्योंकि जाहिर बात है दो पर्सन आपस में काम करने जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली दोनों की रजामंदी से ही काम होगा। डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी इजीली डन बिकॉज ऑफ मोर देन वन वर्कर, more than one owner. Partners specialize in different functions. Hotel business, one person may devote himself to production of goods, the other may टेक अ मार्केटिंग एंड सिटिंग ऑन सेल्स काउंटर। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, आप वर्क जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक होटल का बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें एक पर्सन जो है वो काउंटर पे बैठ के मतलब मार्केटिंग वाली सारी जॉब्स जॉब दे देता है और दूसरा फैक्ट मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उसमें काम कर देता है। मोर कैपिटल बिकम अवेलेबल ड्यू टू शेयर्स ऑफ पार्टनर, चांस फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बिकम ब्राइट, कॉस्ट रिड्यूस, प्रॉफिट इंक्रीज।
पार्टनरशिप में आपके पास चांस होता है कि आप मतलब अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर जो प्रॉफिट आता है उसके चांस भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद द बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन लार्ज स्केल, वही बात है कि लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं। इजी क्रेडिट, बैंक वगैरह से आपको इजीली क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट से पर्सनल इंटरेस्ट, इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। दे कैन टेक इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है, और वो अपना इंटरेस्ट फिर बिजनेस में शो करते हैं। कुछ डिमेरिट्स भी है इसके डेफिनेटली। लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, अगर उन दोनों की आपस में नहीं बनती, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से फिर बिजनेस क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिस्प्यूट है, पार्टनर्स में डिसएग्री, पर्सनल डिस्प्यूट में अराइज विद डिस्टर्ब द बिजनेस। अब वो अपने पर्सनल आपस के मतलब जो व्यूज़ हैं, जाहिर बात है दो बंदों के व्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिनके सेम होते हो, तो इस तरह वो मतलब एक कहेगा कि हमें प्राइसेस बढ़ानी चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं हमें क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह वो आपस में मतलब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके बाद है डिले इन डिसीजन, सम टाइम पार्टनर नॉट इजी एग्री टू ईच अदर प्रपोजल, सो डिसीजन आर डिलेड, बिजनेस सफ़र, ठीक है। वही बात होगी कि सम टाइम वो आपस के डिसीजन को इतना डिले कर देते हैं कि बिजनेस फिर रन करना मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देयर इज अ सेइंग एवरीबॉडी बिजनेस इज नोबडी बिजनेस, ठीक है। सिंस वे पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिक्रीज। अब वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर दोनों को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी दी गई है, ठीक है, लेकिन यह है कि उन्हें पता है अब उनकी दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सम टाइम वो कहता है कि जो वो दूसरा काम कर रहा है वो मैं कर लेता हूँ, सही है। तो इस तरह करके, और क्या ये खूबसूरत यहाँ पर लाइन उन्होंने ऐड कर दी है कि एवरीबॉडी बिजनेस इज़ नोबडी बिजनेस, के समझ तो आपके ही होंगे। खैर उसी के बाद है डिफ़िकल्टी टू क्लोज। अब जाहिर बात है दो पर्सन बिजनेस ये कर रहे हैं, ठीक है। If one or more partners are dissatisfied and want to leave, it become difficult to close the business or distribute asset, ठीक है। जाहिर बात है अब उन्होंने सारा एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे ने भी कर दिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एट द एंड पे बिजनेस क्लोज करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनता है। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल अचानक बिजनेस में आ जाती है, ठीक है, फ्यूचर में आ सकती है, किसी एक की डेथ हो सकती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, दे हैव टू बियर द लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस इवन इफ दिस लॉस इज मोर देन द कैपिटल दे इन्वेस्ट। अब वो कहते हैं कि सम टाइम अगर लॉस आ जाता है तो वो उसमें उन दोनों का जितना भी शेयर है ना उसके अकॉर्डिंग वो उस लॉस को शेयर करेंगे, ठीक हो गया। शेयर से बना दिया कि जो उनको उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि सम टाइम लॉस इतना भी आ जाता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा, ठीक हो गया। अब एक पर्सन ने 20% इन्वेस्ट किया है लेकिन उसे लॉस 40% का आ जाता है, तो फिर जाहिर बात है वो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। वैसे आज मुझे खुद अपनी आवाज़ बड़ी अजीब लग रही है, खैर आपने तो फिर सुननी है 1 घंटे की रिकॉर्डिंग। ओके जी, उसके बाद है कंपनी, सही है। अगर ये आवाज़ डिस्टर्ब करे ना और वाकई ना समझ आए तो बेशक आप बता दीजिएगा, फिर इसको आप दोबारा मतलब रिवाइज कर लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि आई नो कि फिर सुनना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ओके जी, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। कंपनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल बिजनेस की बात कर ली, फिर पार्टनरशिप की बात कर ली, अब हमने कंपनी की बात कर दी है, ठीक है। कंपनी इज़ द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। द कंपनी इज कॉमनली नोन एज लिमिटेड कंपनी, ठीक है। दे आर मैनी लार्ज स्केल enterprises which cannot be run on the basis of individual proprietorship और पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें बेसिकली ये लार्ज स्केल बिजनेस होता है, इसमें आप 2 पर्सन या फिर पार्टनरशिप की या एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड विच इज़ कलेक्ट थ्रू जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होता है, ठीक है। वेल अ नंबर ऑफ पर्सन हु मे बी अननोन ऑफ ईच अदर जॉइंट टुगेदर टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन सम कॉमन बिजनेस इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक कंपनी एक होती है, 3 इस टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है। अब उन स्टॉक कंपनी के बारे में आपने ना गूगल से सर्च करना है कि स्टॉक कंपनीज मतलब कौन कौन सी है पाकिस्तान में, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज, ठीक हो गया। तो उसमें वो अपने शेयर्स फिर सेल करती है, ठीक है, फिर लोग शेयर परचेज करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब वो जानते नहीं होते एक दूसरे को लेकिन फिर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम जॉइंट स्टॉक कहते हैं। लेकिन आपने ये सर्च करके रखना है। A joint stock company is formed according to the law of the country made for the purpose. A joint stock company can be formed with the law 7 person, at least 7 person। इसमें मोस्टली मतलब जो मिनिमम पर्सन है वो 7 होते हैं। These persons who prepare to plan of the company are called
प्रोमोटर्स, ठीक है, कि वो बेसिकली जब प्लान करते हैं कि उन्होंने एक कंपनी बनानी है, उसको रन करना है, तो उसको प्रोमोटर्स हम कहते हैं, ठीक है। दे सबमिट द प्लान टू रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज अलॉन्ग विद 2 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये अपना अपना प्लान जो है वो मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? विच शोज नेम ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, पर्पस ऑफ कंपनी, अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, पर्पस कंपनी का क्या होगा, ठीक है, उसका कैपिटल मतलब कितना होगा। और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट कंसिस्ट बाय लॉ अबाउट द शेयर होल्डर मीटिंग्स, इलेक्शन ऑफ ऑफिस बैरियर्स, डायरेक्टर्स, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर। इसमें बेसिकली उन्होंने कानून के मुताबिक जो भी है वो सारी डिटेल मीटिंग्स रख ली है, ठीक है। उसके अलावा डिटेल्स वगैरह दे ली है टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए। After obtaining a certificate from the government, so company sells its shares in stock exchange market and collect capital, ठीक है। अब वही बात होगी कि जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाती है तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या करती है, अपने शेयर सेल करती है, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब जब शेयर सेल करती है तो लोग जाहिर बात है वो शेयर परचेज करते हैं और जो पैसा है वो कंपनी के पास आ जाता है और कंपनी फिर वहाँ से बिजनेस रन करती है, ठीक है। उन शेयर्स पे फिर कंपनी ये मतलब एक रूल लगा देती है, ठीक है, कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हम इतना इतना अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह फिर ये होती है। कंपनीज आर ऑफ 2 काइंड, एक पब्लिक लिमिटेड होती है, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन सेल शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। देयर इज नो लिमिट for the number of shareholder of public limited company, but the number of shareholder of private limited company is restricted to 50। पब्लिक शेयर कंपनी क्या होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को सेल करती है, ठीक है। और इसमें मतलब लिमिट नहीं होती कि सिर्फ इतने लोग ही शामिल हो गए, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि वहाँ पर सिर्फ 50 मेंबर्स ही होंगे। उसके बाद शेयर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, द शेयर ऑफ द कंपनी में हैव अ वैल्यू ऑफ 10 रुपी और 100 रुपी ETC। शेयर्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ठीक है। अब शेयर डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं और उस एक शेयर जो है वो 10 रुपये का भी सेल हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। प्रेफर्ड शेयर, एक होता है प्रेफर्ड शेयर फॉर विच सब मिनिमम प्रॉफिट इज़ गारंटीड। प्रेफर्ड शेयर वो होता है जिसमें मिनिमम प्रॉफिट जो होता है ना वो बता दिया जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा। और जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी, ठीक है। और ऑर्डिनरी शेयर्स जो होता है ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कंपनी कलेक्ट कर लेती है। ओके जी, सम कंपनीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कैपिटल रिसोर्सेज इशू सेल्फ डिबेंचर और बॉन्ड्स। द डिबेंचर्स holders are not shareholder, they have given loan to the company and so get fixed interest, ठीक है। जो डिबेंचर्स होते हैं ना वो बेसिकली शेयर होल्डर नहीं होते, ठीक है। वो कंपनी को बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं और उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट लगा देते हैं, ठीक है, कि आपने हमें इतना इंटरेस्ट 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इसके साथ देना है, ठीक है। तो डिबेंचर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं होते। उसके बाद है कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी यूज डिफरेंट टर्म्स अबाउट देयर कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल होता है, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अलाउड विच द कंपनी हैज़ टू कलेक्ट। इसमें मतलब जो अथराइज्ड कैपिटल होता है इसमें आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। इशूड कैपिटल क्या होता है? ऑफर टू सेल इन द शेयर मार्केट। इशूड कैपिटल वो होता है जो कंपनी को ऑफर किया जाता है कि ठीक है आप इतना जो शेयर है ना ये मतलब इतना जो कैपिटल है वो आप शेयर मार्केट में मतलब हैज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन द शेयर मार्केट, ठीक है, कि आप वहाँ से अपना ले सकते हैं या दे सकते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल परचेज बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ शेयर इज़ अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये बेसिकली वो कैपिटल होता है जो लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल परचेज बाय द पीपल, ठीक है, कि लोगों से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। उसके बाद है पेड अप कैपिटल। इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय पीपल आफ्टर परचेजिंग शेयर्स, ठीक है। ये वो अमाउंट होती है जो लोगों को देनी पड़ती है जब हम उससे कैपिटल शेयर करते परचेज करते हैं। पेड अप कैपिटल में भी लेस दैन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल से कम भी हो सकता है, क्योंकि ये वो होता है जिसमें हम पे करके फॉर कैपिटल उनसे ले लेते हैं। मैनेजमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मैनेज एंड रन बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होती है, ठीक है। द डायरेक्टर आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। ये फिर जो डायरेक्टर है ये किस तरह सेलेक्ट होता है? ये शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक मीटिंग के थ्रू। उसके बाद है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स अदर ऑफिस बैरियर्स लाइक मैनेजर सेक्रेटरी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो फिर जो डायरेक्टर है ये अदर जितने भी ये मतलब मेन ऑफिस के लोग हैं उनको
अपॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद है जी मेरिट्स। इसके मेरिट्स में लिमिटेड लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड, अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इज कैपिटल इन द बिजनेस इवन इफ देयर इज अ रिस्क। ठीक है, अब वो कहता है कि इसमें बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें जो बिजनेस रन कर रहा है ना उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि लोग अपने बलबूते पे खुद के तौर पर ही स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर से मतलब परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा लोगों पे डिपेंड है, वो खुद रिस्क लेते हैं, मजबूर नहीं किया जाता उन्हें। इजी एक्सेस टू क्रेडिट। जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत इजीली कैपिटल मतलब या क्रेडिट वगैरह मिल जाता है। ठीक है, बैंक वगैरह से, अदर इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें सारी बात है एक बड़े लेवल की कंपनी होती है तो वो प्रोडक्शन भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इजी टू इंक्रीज कैपिटल। इसमें सारी बात है जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन इंक्रीज कैपिटल बाय सेलिंग मोर शेयर इन द मार्केट। वो जैसे जैसे अपने शेयर सेल करती जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और वो इंक्रीज भी कर सकती है। लॉन्ग लाइफ, जाहिर बात है एक इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, अ कंपनी एज अ लीगल एंटिटी एज अ लाइफ इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल ओनर। इफ वन और मोर शेयर होल्डर डाई और सेल देयर शेयर इट मेक्स नो डिफरेंस टू द कंपनी। जाहिर बात है इसमें 50 मतलब प्राइवेट लेवल पे देखा जाए तो 50 मेंबर है, गवर्नमेंट लेवल पे या पब्लिक लेवल पे देखा जाए तो अनलिमिटेड मेंबर है। तो किसी एक पर्सन की अगर डेथ भी हो जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं आता, मतलब कंपनी रुक नहीं जाती। उसके बाद इजी टू सेपरेट है। शेयर होल्डर कैन क्वाइट इजीली सेपरेटली हिमसेल्फ फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर। अब हर पर्सन के हिस्से में जितने जितने शेयर्स हैं वो आगे सेल करके और उस कंपनी को छोड़ भी सकता है। इसमें पार्टनरशिप नहीं है। लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट्स, जाहिर बात है ये बहुत लंबा एक प्रोजेक्ट होता है, सही हो गया स्टॉक कंपनीज के, इनमें फिर प्रॉफिट भी मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। स्प्रेड ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ द बिजनेस इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अंडरटेक इवन अ रिस्क प्रोजेक्ट विद एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन आल्सो स्प्रेड रिस्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बाय शेयर्स ऑफ वैरायटी ऑफ कंपनीज। ठीक है, जाहिर बात है इसमें एक रिस्की काम ज़रूर होता है, क्योंकि अगर अभी किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया होता और वो अपने शेयर सेल कर देते हैं और लोग उसको परचेज भी कर लेते हैं, ठीक हो गया, फिर उससे क्या होता है, जाहिर बात है लेने वाले का भी रिस्क है, जिसने स्टार्ट करना है उसके लिए भी रिस्क है, तो रिस्क ही रिस्क होता है इसमें ज़्यादा। इंक्रीज इन नेशनल, लेकिन सब टाइम ऐसे होता है कि रिस्क प्रॉफिट भी दे जाता है। ठीक है, काफ़ी वो मुझे एक चीज़ याद आ गई है यहाँ से, शायद आपने वो ड्रामा देखा हो मेरे पास तो ठीक है, तो वहाँ पर वो शेयर सेल करता है ना, तो जब वो पहले परचेज करके रख लेता है लेकिन जब सेल करता है तो करोड़ों में खेलता है। ठीक हो गया, तो इस तरह मतलब रिस्क भी है लेकिन फिर प्रॉफिट भी हो जाता है। ओके जी, उसके बाद है इंक्रीज इन नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सिंस अ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट सेविंग इन शेयर्स, नेशनल सेविंग्स आर इनकरेज। ठीक है, जाहिर बात है जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, सही है, उससे सेविंग जो सी है वो मतलब जाहिर बात है लोगों के पास जो पैसे है वो देंगे और शेयर्स परचेज कर लेंगे। मीन्स लोगों की जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, नेशनल सेविंग्स इससे इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ड्यू टू ह्यूज रिसोर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज में एक इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप, और उसमें ज़रा इस पे सर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो जॉइंट स्टॉक है इसमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी पे सर्च हो जाती है, इतना आपके पास बैलेंस होता है। ऑडिट, एनुअल ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज डन बाय रजिस्ट्रार ऑडिट फर्म, सो चांस इज मिस यूज ऑफ फंड्स डिक्रीज। ठीक है, इसमें जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं उसका सारा एक प्रॉपर हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, ऑडिट फर्म्स मतलब जो सी है वो उसकी सारी डिटेल चेक करती है। ठीक है, तो इसमें जो फंड्स का मिस यूज़ है वो बहुत चांसेस कम होते हैं। उसके बाद जी है इसके डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, मैनी शेयर होल्डर बिकम डिसइंटरेस्टेड एंड लीव एवरीथिंग टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु यूजली प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एट द कास्ट ऑफ द कंपनी। पहला डिमेरिट ये है कि इसमें काफ़ी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब उस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो बस ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब कंपनी को फिर अच्छा खासा मतलब लॉस फेस करना पड़ जाता है। इनिशियल डिफ़िकल्टीज, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश अ कंपनी एज अ कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ठीक है, जाहिर बात है अब मतलब जो लोग आ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो या तो इंडिविजुअल्स हैं या तो फिर वो पार्टनरशिप वाले लोग हैं। ठीक है, वो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको बेसिकली फिर इस सारी चीज़ों में डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद डेंजर ऑफ मोनोपोली है। कंपनीज ड्यू टू लार्ज साइज एंड सोर्स कैन क्रिएट मोनोपोली, समटाइम अ फ्यू कंपनीज मेक एग्रीमेंट एंड एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। मोनोपोली बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। ठीक है, एक पर्सन सेल करने वाला होता है, तो वो कहते हैं कि इससे मोनोपोली भी जनरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपनी जो लार्ज स्केल पे है वो हमेशा कंज्यूमर को डीमोटिवेट करेगी। ठीक है, बाकी जितनी कंपनीज हैं उनको भी बहुत डाउन
मतलब ले जाएगी तो इससे मोनोपोली जनरेट हो सकती है। मतलब पूरी जॉइंट स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी रह जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगी। उसके बाद लेबर डिस्प्यूट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी देयर इज नो क्लॉज कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर एंड एक्चुअल वर्कर हु आर शेयर होल्डर्स, पेड मैनेजर्स डू नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लेबर। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है ना, जो वर्कर शेयर परचेज कर रहा है, ठीक है, उसका और जो ओनर है उसका आपस में डायरेक्टली नहीं होता। ठीक है, इवन के वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ पर जो फिर मैनेजर वगैरह है वो बेसिकली लेबर के साथ या जो इन्वेस्ट कर होता है उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ठीक है, मतलब उनके जो शेयर्स हैं या उन पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो देने में काफ़ी लंबा अरसा लगा देंगे। ठीक है, या इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती है। उसके बाद है स्पेकुलेशन। आवर स्पेकुलेशन इन द स्टॉक मार्केट अबाउट प्राइसेस ऑफ शेयर में समटाइम्स एडवर्सली अफेक्ट रियल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कि सब टाइम जब जॉइंट स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मतलब स्पेकुलेशन हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर उससे कंट्री की जो रियल इन्वेस्टमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं ना पता कि जो जॉइंट स्टॉक मार्केट है वो प्राइवेट सेक्टर पे है या पब्लिक सेक्टर पे है। ठीक है, उसके बाद है करप्शन डायरेक्टली अब बिग कंपनीज। अब करप्शन पे भी अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लोग करप्टेड भी निकल आते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द बिग कंपनीज यूजली करप्शन है हायर गवर्नमेंट। ठीक है, लेवल टू गेट द कंट्री पॉलिसीज चेंज टू गेट कंसेशंस। ठीक है, इससे वो इवन के गवर्नमेंट की जो मतलब पॉलिसीज है उनको भी चेंज कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट निकाल सके। एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, डायरेक्टर में मिस यूज़ कंपनी फंड्स। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन इन सिंपल वर्ड के जो कंपनी के फंड्स हैं वो उनको सही से यूटिलाइज नहीं करते, अंदर से अपना बहुत ज़्यादा मतलब पैसा जो होता है वो साइड पे निकाल लेते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव टू फेस सच डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को या लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मतलब घपला भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है। ओके जी, उसके बाद है जी स्टेट इंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक कॉरपोरेशंस या पब्लिक सेक्टर। ठीक है, स्टेट इंटरप्राइजेज आर दोज इंडस्ट्रियल कमर्शियल अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, वो सारी कंपनीज, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज कमर्शियल भी हो सकती है जो गवर्नमेंट रन करती है, उसको हम कहते हैं स्टेट इंटरप्राइजेज। सम ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ पब्लिक यूटिलाइजेशन सच एज, मतलब इसमें से कुछ ऐसी है जो यूटिलिटीज़ सॉरी, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसी है जो पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसमें पोस्टल सर्विसेज आ जाती है, वापटा आ जाता है, PIA। ठीक है, इससे लोगों को ही बेनिफिट मिल रहा है। देयर आर सम अंडरटेकिंग विच आर द पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो रियासत करती है, ठीक है, या फिर उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जाके इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड के जो गवर्नमेंट रन करती है सेक्टर उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। अप टू 19th century the concept about the activities and functions of the state was that should be limited। 19th century तक बेसिकली जो स्टेट का नाम था या उसकी एक्टिविटीज़ फंक्शंस थी वो बहुत महदूद हद तक थे। इट वॉज थॉट दैट द स्टेट शुड नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन इकनॉमिक मैटर्स। ठीक है, कि स्टेट जो सी है वो डायरेक्टली इकनॉमिक मैटर्स में फेयर नहीं कर सकती, इंटरफेयर। It should only attend to the security of the control from external aggression and internal peace। ठीक है, कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ यह है कि मुल्क में अमन की सूरत हाल रखे, सिक्योरिटी रखे। लेकिन 20th सेंचुरी में जब सोशलिज्म प्रिवेल्ड इन मैनी कंट्रीज, जब सोशलिज्म का दौर आया, ठीक है, द पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडेड एवरीवेयर। गवर्नमेंट जो है वो या फिर यह पब्लिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। विद बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी देयर अपीयर्स आर कंसेंसस एट द गवर्नमेंट शुड confine itself only regulation of private sector and should not become its rival। लेकिन 21st सेंचुरी में ये चीज़ बताई गई कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, कोई राइवलरी उनमें नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को चलाने में भी गवर्नमेंट का रोल होता है। दस ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिक सेक्टर हैज़ shrunk। However, the government should not limit itself to public utilities but also undertake other productive activities to support the private sector to accelerate economic development। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो सी है फिर 21st सेंचुरी में बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में काम करने लगी। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है। इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट हैज़
एंड इन इट्स रोल इन मैनी सेक्टर्स ऑफ इनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, पाकिस्तान में देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत से काम प्राइवेट सेक्टर की वजह से कर रही है या उसके साथ मिल के कर रही है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिमेन्स अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, रेलवे, वापटा, PIA, स्टेट बैंक, ऑयल गैस कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, अच्छा ऊपर भी मैंने आपको एक काम दिया है। ठीक है, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या ऊपर आपको एक टास्क दिया है, खैर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और सेकंड टास्क आपका ये है कि आपने ये जो एब्रीवेशन है ना PIA की, वापटा की, ठीक है, ये सारी आपने मतलब नोट डाउन कर दिया है कि ये स्टैंड फॉर क्या है, PIA स्टैंड फॉर। ठीक है, उसके बाद है मेरिट्स। इसके बेनिफिट है कुछ, पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रमोट social and public welfare. Government may undertake projects which have poor profit prospectus but are important for the country economy। ठीक है, वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, प्राइवेट जो सेक्टर है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट नहीं करते बल्कि लोगों की हेल्प आउट के लिए होते हैं। जैसे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, इससे लोगों का ही फ़ायदा होना है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इफ़ द प्राइवेट एंटरप्राइजेज शोज लिटिल इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ हैवी और बेसिक इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर कभी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जाहिर बात है, डेवलप करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लॉस भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो फिर गवर्नमेंट रन करती है। इकनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी जाहिर बात है गवर्नमेंट ही इसको मेंटेन रखती है। ठीक है, इकॉनमी को किस तरह मेंटेन रखना है, सोशल इक्वालिटी किस तरह रखनी है। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, स्टेट इंटरप्राइजेज प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू देयर वर्कर। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी हो गई, उसके अलावा पेंशन की फैसिलिटी हो गई, बोनस वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है, हिस्ट्री शोज दैट कंपेयर प्योर सोशलाइजेशन और कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकॉनमी बेस्ट सर्विसेज टू इंटरेस्ट ऑफ पीपल। मिक्स्ड इकॉनमी वो होती है, अच्छा ये जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म है ना, ये आगे मतलब एक फुल चैप्टर आएंगे तो इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जैसे ये टर्म्स यूज़ हुई है। और मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है और पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलकर जब इकॉनमी को रन करते हैं तो उसको मिक्स्ड इकॉनमी कहते हैं। ठीक है, टू बैलेंस द इवल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, अब वो कहता है कि स्टेट जो है उसे ज़रूरत होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस के मुताबिक चलाए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग प्राइसेस, प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज एम टू इंक्रीज प्रॉफिट। वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा चाहता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो ये जो प्राइसेस को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर ही डील करता है। ईजी क्रेडिट, गवर्नमेंट को इजीली क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, फ़ौरन से। उसके अलावा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास मतलब इदारे हैं जहाँ से उन्हें इजीली क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ये क्रेडिट वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद इसके कोई डीमेरिट्स हैं। पहला है लैक ऑफ इंसेंटिव, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू पुट देयर बेस्ट इन द बिजनेस, दे बिकम इन एफिशिएंट, सो दे में बी लॉस और वेरी लो प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, जाहिर बात है वो बिजनेस रन नहीं कर पाते, उनके पास इतनी एक तो अमाउंट नहीं होती। ठीक है, और उसके अलावा फिर उनमें इतनी सख्त भी नहीं होती कि वो प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन को डील कर सकें। उसके बाद रेड टेपिज्म, दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक इज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज फाइल्स आर केप्ट पेंडिंग विदाउट डिसीजन। ठीक है, रेड टेपिज्म वैसे क्या मतलब अच्छी टर्म है, रेड टेपिज्म। ओके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट इन हरी टू सेटल इशूज़। ठीक है, सम टाइम पॉलिसीज़ बना दी जाती है लेकिन वो फाइलें ऐसी पड़ी रहती है। ठीक है, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसको वो कह रहे हैं रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर लेस कॉस्ट माइंडेड, दे मेक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड यूज प्रॉपर्टी केयरलेसली, ट्रेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन गवर्नमेंट के जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस सिंपल वर्ड के वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन भी उस पर मतलब यह है कि कॉस्ट काफ़ी आ जाती है, प्रॉफिट नहीं हो पाता। ठीक है, अब जाहिर बात है वही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, यही है कि एक ऑफिस में आप बैठे हैं, ठीक है, और जाते हुए आप लाइटें ऑन करके चले जाते हैं, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही आता है। उसके बाद करप्शन है, करप्शन, ब्रेबरी एंड डिसऑनेस्टी आर वेरी कॉमन थिंग्स इन स्टेट, गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ट्रांसफ़र, frequent transfers from one post to another to functionaries in state creates inefficiency and it is possible at कि अगर एक पर्सन की प्रमोशन हो जाती है छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, उसमें इनएफिशिएंसी आ जाती है। ओके जी, उसके बाद है अननेसेसरी इंटरफेरेंस। ठीक है,
द मिनिस्टर्स एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स मेक अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन स्टेट इंटरप्राइजेस, ठीक है, कि जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट के फैसलों में बेज़्यादा खलंदाजी करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पॉलिटिकल फेवरेटिज़म, अब जो आजकल हमारी सिचुएशन चल रही है इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर ये सेट होती है, ठीक है, कि अगर वोट की बिना पर देखा जाए तो जीत पीटीआई रही थी, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट किसको इन्होंने दे दिया, गवर्नमेंट इन्होंने नून लीग और पीपी को कंबाइन बना दिया, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शंस लाइक बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जो सी है वो कभी भी बिजनेसमैन की तरह अपना रोल प्ले नहीं कर सकती, वो या तो अपनी सियासत पॉलिटिकल में घिरी हुई है या फिर इंस्टीट्यूशंस में घिरी हुई है, ठीक है। बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिज्म की जो अप्रोच है वो बेसिकली उसमें ज़रा भी इंटरफेयर उस हिसाब से नहीं करती, गवर्नमेंट कैन नॉट शुड अडॉप्ट दैट अप्रोच, ठीक है, गवर्नमेंट वो अप्रोच अपनाती ही नहीं है। उसके बाद ये क्या है जी, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट एक टेबल की सूरत में उन्होंने बना दिया, जैसे आप ग्राफ वो पैराग्राफ बनाती है ना, तो ये उन्होंने एक टेबल की सूरत में उसको कंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें वही है। ओके जी, ये चैप्टर एंड हो गया है, उसके इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही हो गया, शॉर्ट नोट्स हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस 9 चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं रेडी किए तो अगेन वो वीडियोज़ वॉच करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।